वंदे मातरम। प्रगति परिवार। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। मेरी लीगल फर्म का नाम है जस्टिस फॉर यू लीगल एसोसिएट्स और मेरा नाम है संजीत मलिक, एडवोकेट। आई एम संजीत मलिक, फाउंडर ऑफ जस्टिस फॉर यू लीगल एसोसिएट्स। एरिया ऑफ प्रैक्टिस, हम कहाँ प्रैक्टिस करते हैं सर? हम प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, वेरियस स्टेट्स, जो यहाँ जो भी जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनकी वेरियस स्टेट्स हैं उसमें हम जाते हैं, वहाँ पे भी मैटर्स हम करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट्स हैं, जो भी दिल्ली एनसीआर में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या सेशन कोर्ट्स हैं हम वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी मैटर्स हमारे लगे होते हैं, हम वहाँ पे भी करते हैं। नेशनल लेवल पे हैं और जो स्टेट लेवल पे जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स है या फिर कैट है या फिर आपके ये एनजीटीज हैं, जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं हम उनमें भी अपने मैटर्स करते हैं, हमारे मैटर्स वहाँ पे भी चल रहे हैं। अगर किसी कोई भी मैटर आपका इसमें या किसी का भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर किसी भी ट्राइब्यूनल में हो तो हम वो भी उसमें भी डील करते हैं। अगर किसी को उसके लिए भी कोई आपको एडवाइस चाहिए या फिर आपको कुछ पूछना है या कोई मैटर है तो हम उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है सर जी। उसके बाद है Why do you need an advocate? आपको एडवोकेट की जरूरत क्यों पड़ती है? जो who can explain your rights, जो आपके जो राइट्स होते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर पाए कि आपके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, आपकी मोरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आपके जो राइट्स है उनको इन्फोर्स कैसे कर सकते हैं। जो अगर आपका कोई भी राइट है, जैसे कि आपका कोई एक छोटी सी चीज बताता हूँ, फेसबुक पे अगर आप कोई पोस्ट डालते हो और आपका पोस्ट फेसबुक वाले ब्लॉक कर देते हैं तो उस पे आपका लीगल राइट क्या बनेगा कि वो पोस्ट आप एक्चुअली में पोस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो आपका लीगल प्रोविजन क्या होगा उसके रिगार्डिंग कि आपकी वो पोस्ट लीगली पोस्ट की जा सके या नहीं की जा सके, क्यों, और उसको अगर अगर वो नहीं करने दे रहे तो आप क्या करोगे, लीगल नोटिस भेजोगे तो उसमें क्या आपके राइट्स होंगे, वो सारा कौन इन्फोर्स करेगा, वो एक एडवोकेट ही करेगा। उसके बाद हेल्प यू टू ऑब्टेन फर्दर ओपिनियन। अब आपको उसके फर्दर ओपिनियन, एक नोटिस तो भेज दिया उन्होंने, अनब्लॉक कर दिया, लेकिन फ्यूचर में आपको उसके बाद क्या करना है कि आप दोबारा पोस्ट करो फिर दोबारा ब्लॉक हो जाए तो हर बार तो एडवोकेट के पास आओगे नहीं। तो फ्यूचर क्या रहेंगे कि आपको फ्यूचर में क्या आपको क्या चीजें नहीं करनी, क्या करनी है, वो चीजें, वो सारी गाइडलाइंस आपको किससे प्रोवाइड होंगी? एक एडवोकेट से प्रोवाइड होंगी। प्रिपेयर एंड अटेंड योर लीगल इश्यूज। अगर आप किसी से मीटिंग करते हो, किसी से मिलते हो या आपके बिजनेस है या फिर कोई भी आपका लीगल क्वेरीज है, मतलब एक पॉलिटिशियन से लेके एक बिजनेसमैन से लेके एक नॉर्मल आदमी भी, उसमें आप कोई भी किसी से नई मीटिंग करते हो या कोई नया बिजनेस शुरू करते हो या फिर कोई अपना किसी के साथ सेमिनार भी करते हो तो उसमें आपके लीगल इश्यूज क्या रहेंगे और उसमें क्या आप ऐड कर सकते हो, क्या हटा सकते हो, क्या बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते हो। या फिर आप कोई जैसे प्रदीप सर भी हैं, प्रदीप सर अपने जो भी कोई भी अपनी मीटिंग्स करते हैं, जो अगर बिल भी भेजते हैं तो उसमें क्या क्या इश्यूज रहेंगे आपके लीगल, उसको प्रिपेयर करना है। और उसके साथ आप किसी के साथ लीगली मीटिंग करते हो, मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है और उसमें डील जो है वो सीआर से ऊपर में जाएगी तो उसमें वो आपके साथ में एक एडवोकेट चाहिए होता है उसी टाइम पे कि हाँ अगर कोई लीगल इश्यू सेम टाइम पे आता है तो आप इतने बड़ी कंपनी को मना नहीं कर पा रहे हो तो सेम टाइम पे वो उस टाइम पे जो भी आपको इश्यूज हैं उस टाइम पे जो आपके माइंड में आ रहा है कि ये मैं करूं या ना करूं, तो उसके लिए आप किसी को फोन करेंगे तो वो कहेंगे डॉक्यूमेंट लाओ या नहीं लाओ। तो ऐसे में हम कई बार होता है कि हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स में खुद भी जाते हैं और अटेंड करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली लास्ट टाइम हमने डाइकिन के साथ एक मीटिंग अटेंड की थी जिसमें उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था यहाँ पे यूपी में, नोएडा में उन्होंने फैक्ट्री लगानी है तो उसी पे हमारे काम चल रहे हैं। तो जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो उनके साथ हम गए थे क्योंकि कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जिसमें वो चाहते हैं कि उनको पेमेंट कैसे मिले कैसे ना मिले, तो उसमें उन्होंने अपने टर्म एंड कंडीशन बनाए थे, कंपनी ने अपने बनाए थे। तो ऐसे में साथ में हम जाते हैं तो अटेंड भी करते हैं लीगल इश्यूज वगैरह जो है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट मीटिंग्स। अब किसी आपकी मीटिंग्स भी हम कोऑर्डिनेट कराते हैं बिटवीन क्लाइंट्स। अगर किसी के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है और आपकी पेमेंट नहीं दे रहा या फिर आप किसी के साथ लीगली आप इन्फोर्स करना चाहते हैं कुछ, तो उसमें आपकी कोऑर्डिनेशन भी कराते हैं हम क्लाइंट के साथ। और अटेंड कोर्ट हियरिंग्स भी आपकी उसी बिहाफ पे हम अटेंड करते हैं। जैसे कि दोनों क्लाइंट है, अब दोनों क्लाइंट में डिस्प्यूट चल रहा था, दोनों क्लाइंट ने सेटलमेंट डाली, सेटलमेंट में एमओयू साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, उसमें आपने सेटल कर लिया कि हम ये करेंगे, लेकिन आप दोनों कोर्ट नहीं जाना चाहते हो
तो उन दोनों के बिहाफ पे हम ही कोर्ट अटेंड करेंगे, तो आपकी वो भी कोर्ट हियरिंग्स नॉर्मल तो है ही है, लेकिन एक लीगल इश्यूज पे भी हम आपकी कोर्ट हियरिंग्स अटेंड करते हैं। उसके बाद एम्फसाइज ऑन रेजोल्यूशंस, कहीं ना कहीं ऐसी होती है चीजें कि आप गलत भी हो सकते हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर बिजनेस 100% राइट हो बिजनेस में, तो आप कहीं ना कहीं अटक जाते हो कि अब क्या करूं, मैं फंस गया। तो उसमें एक रेजोल्यूशन, एक उसमें एक सोल्यूशन निकालना होता है कि आपको कैसे बचाया जाए। तो उसके ऊपर भी हम ज्यादा एम्फेसाइज देते हैं कि आप गलत हो तो ये करो, सही हो तो ये करो। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हो और आपको पता भी आप गलत कर रहे हो, लेकिन आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है लीगली, तो फिर आप वो फंस जाओगे। आपको फिर कहीं ना कहीं ये लगेगा हो गई गड़बड़, और अब तैयार हो जाओ जाने के लिए जेल में। तो उसमें भी हम रेजोल्यूशन बनाते हैं कि भैया आप ये कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, ये आपके राइट्स हैं और ये आपके राइट्स नहीं है। और अगर कहीं ना कहीं आप 100% लाइबल भी हो जाते हो कि ये तो गड़बड़ हो गई है, तो उसमें रेजोल्यूशन यही रहता है कि हम आपकी एक मीडिएशन करा देते हैं, जिसमें कि सामने वाले को एट द एंड ऑफ द डे चाहिए क्या, पैसे ही चाहिए होते हैं। अगर आप बिजनेसमैन है, आपने किसी के पैसे वैसे रोक दिए, और उसके बाद उसका बिजनेस उसमें रेजोल्यूशन यही आएगा कि पैसे देके अपना साइड में हो जाओ, तो आपकी लीगल लाइबिलिटीज बच जाती हैं। कहीं ना कहीं आदमी होता है कि आप बैठे रहते हो। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक फ्रेंड है जिसने किसी से 4 लाख रुपए लिए थे। अब मैं क्लाइंट को फ्रेंड ही बोलता हूँ वैसे, तो जो 4 लाख रुपए लिए थे, उसके बाद वो कलकत्ता चला गया घूमने, और जब तक वो वापस आया तो लेडी ने उसके अगेंस्ट FIR करा दी। अब मेरे पास उसका फोन आया कि अब मैं क्या करूं, इसने तो FIR ही करा दी सीधी, और FIR भी ऐसी वैसी नहीं, FIR भी सीधा ये बोलूंगा मैं, लेडी के साथ छेड़खानी की छोटी सी लैंग्वेज में। अब पैसे लेके और छेड़खानी की FIR हो गया, पैसे में तो फंस गया, सीधा बेल ही, जेल और बेल दोनों होनी थी उसकी। तो उसमें मैंने उसको सिंपल छोटी सी एक बात बताई कि एक काम करते हैं, इनके साथ एक MOU साइन करा लेते हैं, जिसमें बोल देते हैं कि हम ये पेमेंट ऐसे ऐसे दे देंगे और एडवांस में 2 लाख रुपए दे देते हैं। तो एक सेम टाइम पे विद इन 3 डेज उसका वो रेजोल्यूशन, मतलब ऐसा हुआ कि उसको रिलीफ मिल गया और एंटिसिपेटरी बेल भी हो गई, और उसको कहीं जाना भी नहीं पड़ा। लेकिन अगर वो सेम टाइम पे एडवाइस ले लेता, अगर सेम टाइम पे पूछ लेता, तो ये सारे उसको अननेसेसरी जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े वो नहीं होते। तो आपको एडवोकेट की जरूरत इतनी जगहों पे पड़ती ही पड़ती है। उसके बाद लीगल कंप्लायंसेस, हम किस में आपका डील करते हैं। ऑल काइंड ऑफ पिटीशन, हम हर तरह की पिटीशन बनाते हैं रिलेटेड टू कोर्ट केसेस। हम PIL से लेके SLP से लेके आपके बेल तक, छोटे ये अगर आपके सुपरदारी कहते हैं छोटी सी चीज, क्योंकि हमारी खुद की टीम है, तो हम छोटे से लेके बड़े काम तक सब अपनी, हमारा खुद का इन हाउस काम है, किसी बाहर से हम कुछ नहीं कराते, हमारी खुद की ड्राफ्टिंग होती है। और उसके बाद लीगल नोटिसेस। अब लीगल नोटिस कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते, मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूँ। लीगल नोटिस जो, अगर हम एक एग्रीमेंट और एक लीगल नोटिस, ये दो ऐसी चीजें हैं कि एक मकान जब बनाते हैं ना, तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी मकान टिकता है। तो एक लीगल नोटिस और ये एग्रीमेंट्स वगैरह जो होते हैं, ये भी एक मकान की नींव की तरह होते हैं कि इतने स्ट्रांग बने होने चाहिए कि कल को आपको कोई लीगली, आपको कोई भी अगर चैलेंज भी करता है, तो या फिर कोई भी आपको कोर्ट में ले जाने के लिए ये भी बोलता है, या लीगली रिप्लाई भी करता है। आप लीगल नोटिस भेजते हो, इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया, कोर्ट में देखेंगे या पैसे आएंगे, उसका लीगल नोटिस का रिप्लाई भी आता है। कई लोग ऐसे ही लीगल नोटिस बना देते हैं कि मेरा नाम ये है, क्लाइंट का नाम ये है और उसका एड्रेस ये है, उससे मैंने पैसे लेने हैं, उसने मेरे को देने हैं, बस बात खत्म, मेरे को इतने दिन में पैसे दे दो। ऐसा नहीं होता। लीगल नोटिस ही बेस होता है, उसी के बेस पे आपके पैसे 100% रिकवर होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें कभी भी आपको डिस्काउंट नहीं देना चाहिए, ये बड़ा सीरियस होता है, मैटर होता है। कोर्ट में तो कोई भी पेश हो जाएगा, लीगल नोटिस के बेस पे ही कोर्ट में मैटर चलते हैं। उसके बाद आता है आपका सेल डीड, लीज डीड, विल, MOU, GPA, डेवलपर एग्रीमेंट्स एंड कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन टर्म एंड कंडीशंस। ये सारे एग्रीमेंट्स हैं ऑलमोस्ट, और ऑनलाइन और ऑफलाइन टर्म एंड कंडीशंस भी होती हैं। लोग, आप जब ऑनलाइन का बिजनेस करते हो तो अपने आप कोई भी आप प्रोडक्ट की डिटेल डालते हो, उसके नीचे गूगल, इवन आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ टर्म एंड कंडीशन की। गूगल पे अगर आप कोई भी डाटा लेते हो, एक भी डाटा लेते हो, उसके नीचे लिखा होता है साफ कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके फैक्ट्स के, कि ये जेन्युइन है या नहीं है, ताकि आप कल को गूगल को लाइबल ना कर पाओ। अब सोचो, इतनी बड़ी कंपनी अपने आप को लाइबल नहीं सोच रही, अपने आप को बचाने के लिए इतना डायरेक्टली वो क्लेम कर देती है कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम तो फिर भी हमें कितना सिक्योर होकर चलना चाहिए, क्योंकि हर कोई 2 मिनट में नोटिस भेज देगा।
तो ये चीजें बड़ी ध्यान रखनी होती है। टर्म एंड कंडीशन आपकी ऑनलाइन भी बनती है और ऑफलाइन भी बनती है। कई लोग सोचते हैं ऑनलाइन टर्म एंड कंडीशन नहीं बनती। उसके बाद आता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आप कई लोग उसके साथ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हो, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो उसमें कई लोग सोचते हैं, मेरे को जहां तक एक हमारे विंग के मेंबर हैं, उन्होंने पूछा था कि हम इनके अगेंस्ट केस कैसे करेंगे, तो खुद ही गवर्नमेंट है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट के लिए भी कानून होता है, आप गवर्नमेंट को भी नोटिस भेज सकते हो, उनके अगेंस्ट भी केस फाइल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो राजा बन गया कि वो नहीं देंगे पैसे। और ये हुआ भी है, रेलवे के अगेंस्ट भी हमने केस किए हैं, और रेलवे के अगेंस्ट हमने 80 लाख का 2018 नवंबर में मैंने क्लेम मतलब पूरा रिकवर किया था अमाउंट मेरे क्लाइंट के लिए। तो गवर्नमेंट के लिए भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स बनवा, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, या फिर जो आप इनके बिड्स वगैरह होती हैं उनके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं कि आपकी क्या टर्म एंड कंडीशंस होनी चाहिए अगर आप कोई भी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसके लिए भी हम आपका काम करते हैं। उसके बाद आते हैं न्यू लॉ एंड अमेंडमेंट्स। अब आजकल इतनी स्पीडली नए नए लॉ आ रहे हैं, नए नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। आपको आप कहाँ से अपडेट हो गए, क्योंकि आप तो अपने काम में बिजी हो या कोरोना में बिजी हो कि कैसे बचा जाए। तो ये आजकल नए नए अमेंडमेंट्स आए, जिसमें सबसे पहला जो अमेंडमेंट आई हुई है, डॉक्टर पे अटैक। अगर आपने किसी डॉक्टर को, आजकल लोग बाग ऐसे ही पता नहीं होता, डॉक्टर का स्टिकर लगा होता है गाड़ी पे, लेकिन टक्कर भी मार दी तो आजकल पुलिस पकड़ ले जाती है सीधा। और इसमें छोटा ऑफेंस है, माइनर सा ऑफेंस है, किसी डॉक्टर को पुश ही कर दिया तो उसमें भी आपकी 2 साल की सजा है और 50,000 रुपए तो फाइन है ही है। और लेकिन सोचो आपने उसका सर फोड़ दिया तो 7 साल की सजा गारंटी है। उसके अगर हेड पे कहीं पे भी ब्लीडिंग छोटी सी भी आ गई तो 7 साल की सजा है, ऊपर से 2 लाख से लेके 7 लाख तक का फाइन भी है। तो आप दो अगर आप किसी डॉक्टर से छेड़खानी करते हो, या तो पैसे अगर हो और आपने जेल जाने का शौक हो तो आप छेड़खानी कर सकते हो, अदरवाइज आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू आर्ग्यू विद द डॉक्टर नाउअडेज। वो भी पुलिस वालों की तरह एक्ट करते हैं आजकल। तो दूसरा ये है, आप मोटर व्हीकल एक्ट, इसमें भी काफी सारे अमेंडमेंट्स आ गए। आपको पता ही आजकल हल्के 100 रुपए में काम नहीं चलता, और आपने देखा होगा इतने सारे फोटो खींच रहे हैं, ट्रैफिक वाले फोटो खींच लेते हैं, या फिर ऑनलाइन वो उन्होंने खंभों पे मीटर वो स्पीड के वो कैमरा लगाए हुए हैं, इतने चालान लोगों के आ रहे हैं। तो आप भी चेक कर लेना, वैसे किसी का चालान ना आया हुआ हो, वो इतने सारे चालान आए हुए हैं और ये सारे के सारे फाइन बढ़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फाइन बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब आपको इतना ही पे करना है। इसमें भी एक लूप होल है। इसमें एक छोटा सा लूप होल ये है कि आपके पास अगर पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वहां ले जाके दिखा सकते हो, वर्चुअल कोर्ट में भी दिखा सकते हो। और उसके बाद अगर आपको लगता है, एक और चीज होती है, अगर आप किसी अर्जेंट काम से जा रहे हो, उसकी अर्जेंसी ऐसी है कि वो एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि मेडिकल। अब आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो किसी से मिलने, या फिर आप खुद ही हॉस्पिटल जा रहे हो या किसी को लेके जा रहे हो, तो अगर आपने बाई चांस रेड लाइट भी जंप कर दी तो आपका चालान नहीं कटेगा। उस टाइम पे चालान आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अगर वर्चुअल कोर्ट में जाके अटेंड करके बोलते हैं मैं इसको कंटेस्ट करूंगा, और जब कंटेस्ट जज के सामने होगा तो आपको सिर्फ मेडिकल पेपर दिखाने हैं और आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट जितने भी वो कंप्लीट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट 4 ही होते हैं, जो चला रहा होता है उसका लाइसेंस, उसके बाद उस गाड़ी की आरसी होनी चाहिए, उसके बाद पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक इंश्योरेंस। ये 4 चीजें होनी चाहिए, और ये वैलिड होनी चाहिए। ये नहीं कि इंश्योरेंस के 10 दिन ही हुए थे जी, उसकी 15 दिन के एक्सटेंड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। चलान के भी उसमें नहीं होता, वो सिर्फ आपको रिन्यू के उसमें होता है, चलान में नहीं होता कि 15 दिन की एक्सटेंड होती है। वहां पे एक्सटेंड नहीं माना जाता। कहीं वो लोग उसमें रूल एंड कंडीशंस होती है, रमेश जी अच्छी तरह जानते होंगे, उसमें 15 दिन का एक्सटेंशन कुछ मिलता है। तो ऐसा नहीं होता, उसमें आपको जो डेट पे समाप्त होगी तो वैलिडिटी खत्म, तो वहां पे भी खत्म, कोर्ट में भी नहीं मानी जाएगी। तीसरा और मेन जो आजकल सबको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सबको दिक्कत कर रहा है, और ये कई चीजों में हेल्प भी कर रहा है, और बहुत अच्छा एक्ट आया है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नाउ 2019 बोलेंगे इसे। तो इसमें क्या चीज हुई है, नई नई चीज हुई है। पहले कोई सेपरेट रेगुलर अथॉरिटी नहीं थी इसकी, जो इन्होंने अब डाली हुई है। इसमें अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आ गई है, जिसने बनाया है इसको, सेंट्रल ने। ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये है कि इसमें पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी, अगर मैंने प्रदीप जी से सामान ले लिया अगर मैंने प्रदीप जी से सामान लिया है, उसके बाद प्रदीप जी मेरे को वो सामान डिलीवर टाइम पे नहीं करा रहे हैं, तो मैं द्वारका के कोर्ट में जाके फाइल करूंगा।
मेरे को उनके कोर्ट में रोहिणी में या वहां पे जाने की जरूरत नहीं है कि रोहिणी कोर्ट में फाइल होगा, या कि वहां पे कंज्यूमर कोर्ट है तो वहां जाके फाइल होगा। वहां की कंज्यूमर कोर्ट में फाइल नहीं करना है मेरे को, द्वारका की जुरिडिक्शन में जो कंज्यूमर कोर्ट आएगी मेरे को वहां फाइल करना है। अब ये आएंगे मेरे कोर्ट में यहाँ, तो अपने एरिया में तो थोड़ा सा और भी हो जाती है ना, दिक्कत आती है फिर दूसरे को आते हुए। तो ये बड़ा अच्छा एक नया चेंजेस आया इसमें। दूसरा, प्रोडक्ट लाइबिलिटी। पहले क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आपने देख लिया, देखने के बाद डिलीवर हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसकी वारंटी गारंटी और उसके साथ साथ आप टाइम लिमिटेशन भी देते हो, नहीं देते हो तो ये नहीं है कि आप ये बोलोगे डिलीवर हो गया उसके बाद मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। जो एक रीजनेबल मैन टेस्ट बोलते हैं कि रीजनेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कम से कम 20 दिन चलेगा या महीना चलेगा। अगर उससे पहले हो गया तो उसके लिए भी जो आप प्रोडक्ट किसी को दे रहे हो, जो सर्विस आप दे रहे हो, उसकी लायबिलिटी आपकी ही रहेगी। और अगर बाई चांस आपने रिटर्न में दे दिया, इसीलिए आपको एक एडवोकेट की जरूरत होती है कि आपको कहीं ना कहीं टर्म एंड कंडीशन में ये सारी चीजें लिखनी होती है कि ये प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, 7 दिन के अंदर पेमेंट अगर हो गई, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो 10 दिन में आप मेरे को बता दो। ये सारी आपके कॉन्ट्रैक्ट में या बिल में लिखी होनी चाहिए, जो लोग नहीं लिखवाते। उसके बाद आता है आपका इसकी जुरिडिक्शन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले, ये कंज्यूमर कोर्ट में क्या था, इसकी जुरिडिक्शन पहले 20 लाख तक थी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट की, अब इसकी 1 करोड़ तक हो गई है। मतलब 1 करोड़ तक का जो मैटर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, और उसके बाद 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में होता है। उसके बाद नेशनल में चला जाता है 10 करोड़ से ऊपर। पहले क्या होता था कि स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में सिर्फ 20 लाख तक होता था, छोटे छोटे मैटर, हेम्प्टी मैटर्स होते थे। इससे के साथ साथ एक और बड़ी मेन चेंजेस आई है जिससे हम एडवोकेट्स को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। पहले जो इसके चेयरपर्सन होते थे वो सिविल सर्वेंट्स होते थे, जिनको लॉ बहुत लिमिटेड पता होता है। लेकिन अब सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज वगैरह इसके चेयरपर्सन होंगे, जिनको लॉ पता होता है, जिनको पता है कि हाँ कितना रिलीफ देना है, क्या अमेंडमेंट, क्या लॉ है, क्या इसमें समन किसको कैसे किया जाएगा, डॉक्यूमेंट कैसे लेने हैं कैसे नहीं लेने। पहले हमें बड़ी दिक्कत आती थी। तो इसकी वजह से जो केस फाइलिंग जो है, जो केस के जो टाइमिंग्स वगैरह होंगे कि इतना टाइम लगता है उतना टाइम लगता है, वो सब बंद हो जाएगा। अब जल्दी से जल्दी आपका पैसा या जो आप क्लेम है या फिर कोई और करता है वो हो जाएगा। लेकिन ये तो बात होगी क्लाइंट की। जो कंज्यूमर, मतलब जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो, उसके अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट आ सकता है। लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपको इससे प्रोटेक्शन लेनी है, कैसे लेनी है, उसके लिए आप अपने टर्म एंड कंडीशन रिव्यू करवाएं, उसमें चेक करवाएं, तब आपको इस पे पता चलेगा कि आपके क्या इसमें गलत चीजें ऐड थी या हो सकती है या चेंजेस हो सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चेंजेस आया है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो। उसके बाद एक और चीज भी आई है इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, एक ये आई है कि पहले इसमें कोई मीडिएशन नहीं होती थी। सही है तो सही है, गलत है तो सही है, या बंदा अपना केस विड्रॉ कर ले। अब इसमें ये होता है कि अगर सही हो गलत हो, आप टाइम बचाना चाहते हैं तो इसको अब जो कंज्यूमर कोर्ट है वो आपको मीडिएशन में भी रेफर कर सकते हैं कि आप मीडिएशन में जाओ, दोनों मिल बैठ, एक जज होगा जो आपको बताएगा ये सही है, ये सही है, ये आपका ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन है। अगर आप दोनों मिलके टाइम बचाना चाहते हो तो आप मिलके बैठ के वहां पे अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व भी कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बताई है। बाकी चीजें अगर आपको ब्रीफ में पता करनी है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना बाद में आराम से। ये नए नए छोटे छोटे अमेंडमेंट्स आए हैं, और भी काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं यहाँ। जैसे अभी इस मेंटल इलनेस हेल्थ का जो आया हुआ है, एक ही मिनट लूंगा। उसके बाद टाइप ऑफ केसेस, हम कौन कौन से टाइप के केस लेते हैं हम। सिविल लिटिगेशंस हैं, सिविल मैटर्स हम सारे करते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, या फिर अपने कोई भी आपको विल बनवा है, विल के चैलेंज करनी हो, किसी की कुछ भी करना हो। क्रिमिनल लिटिगेशंस है, जेल से बेल तक जो भी आपका मैटर हो, उसकी से हाथापाई हो गई, चोट फोट हो गई, या मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, वो क्रिमिनल मैटर्स में आते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, आपका डॉरी हो गया, आपका मेंटेनेंस हो गया, या फिर कोई आपको ये बच्चे की कस्टडी का हो गया, चाइल्ड कस्टडी हो गया, सारा मैट्रिमोनियल केस भी हम करते हैं। रिकवरी केसेस, पैसे अगर आपके चेक बाउंस हो गया या फिर सिर्फ आपने बिल वगैरह पे आपने क्लेम किया हुआ है तो उसकी भी रिकवरी के केसेस हम करते हैं। आर्बिट्रेशन का भी हम मैटर्स हम करते हैं, आर्बिट्रेशन में मैंने कोर्स भी किया हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप बिजनेसेस, जो स्टार्टअप कर रहे हैं नए नए बिजनेसेस, उनकी हम काफी हद तक हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली लीगल सर्विसेज कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हम प्रोविजन बनाते हैं।
इसमें आपको मतलब लिमिटेड जो भी कॉस्ट होगी उसके अंदर में आपका पूरा बन जाएगा। और इस स्टार्टअप में शुरू में ही आपको एडवोकेट की जरूरत होती है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट किस बेस पे बने, आपको किस किस के साथ टाई अप करना है, कैसे टाई अप करना है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। उसके बाद असिस्टेंट्स जो होती क्रिएशन ऑफ क्लाइंट टीम एडवाइजर। हम एक पूरी टीम बनाते हैं कि एक क्लाइंट जो हमारा क्लाइंट होगा उसको पर्टिकुलर बंदा मिलता है कि आप उससे डील करो, वो आपका पूरा असिस्ट करेगा आपके मैटर में कि आपके मैटर में ये हो रहा है या आपके जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हो तो उसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। उसके प्रिपेयर लीगल ओपिनियन, अगर आपको कोई भी लीगल ओपिनियन चाहिए अपने किसी मैटर में या रिकवरी में या फिर किसी केस में, तो उसके लिए लीगल ओपिनियन या एडवाइस जो भी चाहिए आपको, ये कंसल्टेशन हम भी कराते हैं। उसके बाद ये हमारे क्लाइंट्स है, पीवीआर सिनेमा हमारा क्लाइंट है, हाउस ऑफ प्रॉपर्टीज भी हमारा क्लाइंट है, प्रॉपर्टी नोएडा और आपका गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली और राजस्थान में इनकी प्रॉपर्टी का काम चल रहा है। और एसआर कंप्यूटर, इनका कंप्यूटर्स का काम है, जो भी आपको कंप्यूटर एसेसरीज वगैरह रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स लेने हो। जिन जंगल रिट्रीट, उत्तराखंड में बहुत अच्छे रिजॉर्ट हैं इनके, अगर आपको इनके रिजॉर्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो आप गूगल भी कर सकते हैं। कार्गो मोटर्स जैगवार, लैंड रोवर, टाटा मोटर्स, इन सारी गाड़ियों में डील करते हैं ये। इनके पंजाब में, बॉम्बे में, गोवा में और दिल्ली एनसीआर में इनके शोरूम्स हैं कार्गो मोटर्स के, टाटा मोटर्स के। उसी में पंजाब में, बॉम्बे में। हेलो, उसके बाद एक्सिस बैंक में आदिल अजीज हैं, अगर आपको किसी को एक्सिस बैंक नेहरू प्लेस में कोई काम। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। सो एक बार सब तालियां बजा दें तो मजा आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात है। जैसे कि जो आपने बड़ी अच्छी एक चीज बताई, जो आप नए एक्ट बता रहे कंज्यूमर के, तो इससे हमें काफी हेल्प मिलेगी। बहुत अच्छी आपने नॉलेज दी। थैंक यू संजीत भाई। वेलकम जी। थैंक यू संजीत जी। राइट, तो इसके साथ हम आज की मीटिंग